Hi guys, welcome to this second part of चैप्टर कॉल्ड एज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, उसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह से जो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं जो प्लांट बेस्ड हैं, राइट, उनको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं और अब तक हमने इम्प्रूव किया, और किस तरह से हमारी बढ़ती आबादी के साथ जो फूड कंजप्शन की डिमांड बढ़ी उसको हमने कैसे डील किया और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया यूजिंग द मॉडर्न क्रॉप इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एनिमल फूड रिसोर्सेज के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरह से कैटल की वैरायटीज़ को हमने इम्प्रूव किया ताकि हमें ज़्यादा दूध और ज़्यादा मीट मिले, उसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई थी, कैंसर ट्रेन के बारे में, बाड़गर के बारे में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको मैड काउ डिसीज़ के बारे में बात करूँगा और मैं आर्टिफिशियल मीट के बारे में बात करूँगा। येस, सो साइंटिस्ट बेसिकली ऐसे मीट पे काम कर रहे हैं जो आर्टिफिशियली लैब में क्रिएट किया जा सकता है और जिसके लिए गाय भैंसों को जो है मारने की ज़रूरत नहीं होगी या एनिमल्स को, दूसरे एनिमल्स को मारने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे और जो कुछ इंटरेस्टिंग डिसीजेज़ हैं एनिमल्स को लेकर वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बिफोर आई सॉर्ट ऑफ स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट एनिमल हस्बेंड्री, लेट अस गो टू द प्रीवियस सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, वो टॉपिक्स थोड़े से एक बार ऊपर से देख लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे, सो दैट आपका एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाए। हमने बात की थी कि किस तरह से जो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं वो जनरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट हम खाते हैं, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी हम खाते हैं जिसके अंदर मिल्क और मीट दोनों ही चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, और हमने मेनली अपने पिछले वीडियो में एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी ग्रीन और वाइट रेवोल्यूशन के बारे में कि इंडिया ने किस तरह से इंडिजीनियसली अपने फूड प्रोडक्शन के रिलेटेड जो इश्यूज थे उसे सॉल्व किया था ग्रीन और वाइट रेवोल्यूशन के ज़रिए। ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ मेनली रिलेटेड टू द रेवोल्यूशन इन द बम्पर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स विद इन द लिमिटेड लैंड एरिया यूजिंग द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक्स, जिसके लिए MS स्वामीनाथन सर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। और अमूल वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किस तरह से अमूल एशिया की सबसे बड़ी, ना कि सिर्फ भारत की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, इन दोनों ही महान साइंटिस्टों को, स्पेशली MS स्वामीनाथन को जो है वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन डॉक्टर MS स्वामीनाथन वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। और मैंने जैसे बताया था उन्होंने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के अंदर काम किया था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को क्रॉप वेराइटीज़ इंप्रूव करने के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। और मैंने ये भी बताया था आपको कि किस तरह से नॉर्मन बोरलॉग को एक बहुत ही स्पेशल उपाधि दी जाती है कि एक ऐसे इंसान है शायद जिनकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़िंदगियाँ बची हैं, बिकॉज अगर उन्होंने क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूवमेंट्स नहीं किए होते तो शायद दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो भूखों मर जाती। ठीक है, सो दैट्स वाई द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पीपल आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट नो अबाउट देम। उसके बाद हमने इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स की बात की थी। क्रॉप यील्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रोडक्शन होता है, राइट, उसे यील्ड कहा जाता है। क्रॉप यील्ड बढ़ाने का मतलब कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए कि पहले आपकी ज़मीन में 100 किलो के आसपास आप गेहूँ उगा सकते थे, अगर आपने उसे 150 किलो कर दिया या 200 किलो कर दिया तो इसका मतलब है आपने क्रॉप यील्ड बढ़ा दी। तो जनरली हम कौन सी चीज़ें जो है कंज्यूम करते हैं, सीरियल्स जैसे कि वीट, राइस, मेज़, मिलेट, सोरगम जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होते हैं, पल्सेस वगैरह भी हम खाते हैं जिसमें चना, मटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो कि प्रोटीन में रिच होती हैं। फिर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स नीड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, इसके बारे में हमने बात की थी कि जब आप बेसिकली बात करते हैं क्रॉप वेराइटीज़ को इम्प्रूव करने के बारे में, राइट, तो आप कौन सी चीज़ों की बात करते हैं, कौन से फैक्टर्स की बात करते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें ये जानना होता है कि हर एक क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है, यूनिक रिक्वायरमेंट होती है, और उस क्रॉप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। उस प्लांट को सपोर्ट करना पड़ता है, क्रॉप को सपोर्ट करना पड़ता है, सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी यील्ड मिले। तो हमें समझना होता है कि उस प्लांट को कितनी सनलाइट चाहिए, उसको कितना वाटर चाहिए, ठीक है, उसकी सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी मैन्योर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब इन सारी फैक्टर्स को स्टडी करके हम मैनिपुलेट करते हैं तो फिर हमें मैक्सिमम यील्ड मिलता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से 1960 से लेके 2004 के पीरियड में हमने जो अपना फूड प्रोडक्शन है उसे 4 गुना बढ़ाया था। तो मैंने जैसे बताया कि 1947 से लेके आज तक जो है हमारी आबादी ऑलमोस्ट 100 करोड़ बढ़ी है।
तो इस बढ़ती आबादी के साथ जो फूड डिमांड बढ़ी उसे डील करने के लिए हमें इनोवेट करना बहुत ज़रूरी था, और वो हमने किया भी। और वो क्लियरली विजिबल है कि 1960 से लेकर 2004 तक हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा बढ़ा था। फिर आती है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हमने बात की थी किस तरह से आप क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा क्रॉप है जिसे जल्दी बीमारी लग जाती है, तो आप उसे अगर एक ऐसे क्रॉप के साथ क्रॉस ब्रीड करते हैं जिसे जल्दी बीमारी नहीं लगती, तो जो आने वाला पौधा होगा, जो हम कह सकते हैं ना बेबी सीड्स होंगे, वो नेचुरली जो है डिसीज़ रेजिस्टेंस होंगे, राइट। तो मैंने ये पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से जो बच्चे होते हैं उनमें माँ बाप की बेस्ट क्वालिटीज़ आती हैं, इवन क्रॉप्स में भी, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन इसलिए एक बहुत ही कॉमन टेक्निक होती है बेटर प्लांट वैरायटीज़ के लिए। फिर इसके साथ साथ मैंने आपको इरेडिएशन का भी एग्जांपल दिया था कि कैसे भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर जैसी जगहों पर प्लांट्स में रेडिएशन पास किया जाता है, जिससे कई बार बहुत ही फ्रूटफुल म्यूटेशंस होते हैं, जिससे क्या होता है कि एक नई वैरायटी पैदा होती है। मान लीजिए आपके पास एक आम की वैरायटी थी जो बहुत खट्टी थी, तो कभी कभी रेडिएशन पास करने पे बहुत ही मीठी वैरायटी पैदा होती है, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने भी आपको बताया था कि किस तरह से ऐसी गाय बनाई गई हैं जिनके दूध में ज़्यादा विटामिन ए होता है। फिर ऐसी भी गाय बनाई गई हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया उनको, कि उनके दूध में ज़्यादा क्रीम होता है। तो इस तरह की गायों का दूध का इस्तेमाल स्पेसिफिकली आइसक्रीम बनाने में होता है। तो इस तरह की टेक्निक ज़्यादातर यूरोप में यूज़ की जाती है, बिकॉज वहाँ पे फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री बहुत ही एडवांस लेवल पर की जाती है। काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क हो गया जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, और दूसरी कंट्रीज़। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मैंने आपको इंसुलिन का भी एग्जांपल दिया था कि किस तरह से बैक्टीरिया के अंदर हमने ह्यूमन इंसुलिन के जीन डालकर इंसुलिन का प्रोडक्शन काफ़ी सस्ता और बहुत बड़े पैमाने पे कर दिया है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से बाय द वे हमने ऐसे भी प्लांट बनाए हैं जो नेचुरली ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं। मतलब ड्रग रेजिस्टेंस के जो जीन हैं, बीटी कॉटन उसका एक एग्जांपल है कि बीटी कॉटन जो है वो एक ऐसी वैरायटी है जिसमें जल्दी बीमारी नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि कौन से फैक्टर्स को हम टारगेट कर सकते हैं जब हम क्रॉप इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अगर क्रॉप को इंप्रूव करना चाहते हो तो कौन से फैक्टर्स को आप स्पेसिफिकली इंप्रूव करना चाहते हो, इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है। तो उसको जो है 6 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। जैसे हायर यील्ड, कि आपको पहले 100 किलो कोई अनाज होता था, अब उसको 150 किलो तक ले जाना है, तो उसे हम बोलेंगे कि आपने यील्ड बढ़ा दिया, उस पर काम कर सकते हैं आप। क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, तो मान लीजिए पहले आपके दाने छोटे थे गेहूं के, अब उसे बड़े करना चाहते हैं, उसके अंदर का कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना चाहते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, आप चाहते हैं कि अगर आपका क्रॉप कम पानी में ख़राब हो जाता है तो वैसी स्थिति में भी कैसे जिंदा रहे। तो अगर आप क्रॉस ब्रीड करके एक नई वैरायटी बनाते हैं तो वो होगी इस तरह की कि वो कम पानी में भी जिंदा रह सकती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, तो कभी कभी क्या होता है एक क्रॉप को मैच्योर होने में 6 महीने लगते हैं, पर आपने एक नई वैरायटी बनाई जो 3 महीने में ही मैच्योर हो जाती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो क्रॉप आप साल में 2 बार उगा सकते थे अब वो 4 बार उगा पाएंगे। वाइडर एडेप्टेबिलिटी में भी यही होता है कि किस तरह से अलग अलग सिचुएशंस में आपका क्रॉप जिंदा रह सकता है। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में भी जनरली प्लांट की हाइट और वो दूसरी सारी चीज़ें कवर होती हैं। फिर हमने बात की थी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि क्रॉप प्रोडक्शन 3 अलग अलग लेवल पे होता है। कई क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में काफ़ी खर्चा होता है, पानी ज़्यादा लगता है, खाद ज़्यादा लगती है, स्पेशल तरह की खाद लगती है, और कुछ में बहुत कम खर्चा होता है और कुछ में बिल्कुल खर्चा नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात की थी। तो जैसे मैंने बताया था कि जिस तरह से हम एक लाइफ है और हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो प्लांट भी एक तरह की लाइफ का फॉर्म है और उसे भी ज़िंदा रहने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक अलग तरह का होता है। वो ज़्यादातर अपने न्यूट्रिशन हवा, पानी और सॉइल में से निकालते हैं। तो जिस तरह से हमारे शरीर में भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की काफ़ी बड़े पैमाने में ज़रूरत पड़ती है, फैट्स की, लेकिन विटामिन्स की बात करें और मेटल आयंस की बात करें तो उनकी ज़रूरत हमारे बॉडी में बहुत कम है, कम मात्रा में ही काम हो जाता है, तो उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वैसे ही प्लांट्स के अंदर कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो 6 जो है वो सबसे बड़े मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं। और प्लांट्स के अंदर इनका सोर्स क्या है, तो हवा में से वो कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं, और सॉइल में से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर लेते हैं। और दूसरे मेटल्स भी वो लोग सॉइल में से लेते हैं, जैसे कि Fe यानी आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ठीक है। तो आप एक बात सोच रहे होंगे कि हवा वाली कैटेगरी में कार्बन ऑक्सीजन लिखा है पर नाइट्रोजन नहीं लिखा है, जबकि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो 70% से ज़्यादा है। तो हवा में इतना ज़्यादा नाइट्रोजन होने के बावजूद प्लांट्स ज़मीन में से क्यों नाइट्रोजन लेते हैं? तो द थिंग इज़ कि प्लांट्स आर इनकेपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर।
दे कैन यूज़ नाइट्रोजन ओनली इन टर्म्स ऑफ आयंस दैट आर डिजॉल्व इन द सॉइल, जिसमें बैक्टीरिया भी उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट मदद करते हैं। स्पेशली जो पल्सेज होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं बैक्टीरिया के, वो काफ़ी हेल्प करते हैं प्लांट्स को नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये बात याद रखिएगा कि इवन दो नाइट्रोजन इतने बड़े मात्रा में अवेलेबल है हवा में, प्लांट्स डायरेक्टली उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। और नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज दुनिया में हर तरह की लाइफ फॉर्म को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी बिना प्रोटीन के जिंदा नहीं रहता। और प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन होते हैं। तो बिना नाइट्रोजन के आप ना ही अमीनो एसिड्स बना पाएंगे और ना ही आप जो है बना पाएंगे प्रोटीन्स, राइट। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। उसके बाद हमने बात की थी खाद की। तो खाद की भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज जो खाद होती है, मैन्योर, वो एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का, ठीक है। तो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिनमें ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो सड़ा हुआ खाना, पत्ते और इन सारी चीज़ों के वजह से सॉइल में जाके बनती है। या कभी कभी मरे हुए जानवर जो होते हैं वो भी सॉइल के अंदर मिक्स होते हैं, तो उससे जो चीज़ बनती है वो प्लांट्स के लिए एटलीस्ट बहुत ही अच्छी होती है। और वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, वर्मी जो शब्द है वो वॉर्म से रिलेटेड है, खास करके अर्थ वॉर्म। तो जो केचुए होते हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक चीज़ों को खाते हैं और उसके बाद जो चीज़ें रिलीज़ करते हैं वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो वर्मी कंपोस्ट में खास करके अर्थवॉर्म्स की मदद ली जाती है एक बेहतरीन सॉइल क्वालिटी लेकर आने के लिए, जो एक्चुअली प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और ग्रीन मैन्योर में जनरली जो है आपकी प्लांट के लीव्स और यही सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, एक बात तो है कि जो भी हमने इतना बड़े पैमाने पे दुनिया में फूड प्रोडक्शन किया पिछले 50 सालों में, वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जो बड़ी कंपनियां हैं जो इन फर्टिलाइज़र्स को बनाती थी, उनके लालच की वजह से उन्होंने इतना ज़्यादा अपने फर्टिलाइज़र्स को प्रमोट किया और मिसगाइड किया फार्मर्स को एक तरह से, कि जिसकी वजह से फार्मर्स ने खुद ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पंजाब और उड़ीसा जैसे जगहों में कुछ जगहों पे ऑलमोस्ट हर घर में कैंसर है, ठीक है। तो एक लिमिटेड यूज़ करते हैं हम फर्टिलाइज़र्स का, तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, पर अंधाधुन इस्तेमाल हुआ है फर्टिलाइज़र्स का, केमिकल्स का और अलग अलग चीज़ों का, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो जनरली जो है फॉस्फोरस और पोटेशियम के लिए सप्लाई की जाती है फर्टिलाइज़र्स में। जनरली फॉस्फोरस NPK करके फर्टिलाइज़र्स आते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होते हैं, जो प्लांट को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन देते हैं। पर कभी कभी इनका इस्तेमाल जब ज़्यादा होता है, तो क्योंकि काफ़ी सारी फर्टिलाइज़र्स कार्सिनोजेनिक होती हैं, तो उनकी मात्रा जब ज़्यादा होती है तो वो खाने में भी आती है, और ऐसा खाने से कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कई ऐसे इलाके हैं भारत के जहाँ पे एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र की वजह से कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, बारगढ़ के और पंजाब के। बारगढ़ में ऑलमोस्ट हर घर में कैंसर है, और इस कैंसर लोड की वजह से भारत सरकार वहाँ पे एक स्पेशल कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना करने वाली है। पंजाब में से कैंसर ट्रेन निकलती है, बिकॉज पंजाब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा खेती में आगे है, एंड बहुत सारे सीरियल्स और पल्सेस ऐसे हैं जिसमें पंजाब वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आप जानते हैं वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है, और वहाँ पे भी फर्टिलाइज़र का बहुत बड़ा मिसयूज़ हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी घर घर में कैंसर है कुछ इलाकों में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वक्त के साथ साथ लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, और जो ऑर्गेनिक खेती है उसका चलन बढ़ रहा है। बिकॉज ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है कि आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स का बहुत ही मिनिमल इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स नहीं होते आपके खाने में, और एक काफ़ी प्योर होते हैं और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। तो बिकॉज इंडिया का मिडिल क्लास बड़ा हो रहा है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड बहुत बढ़ रही है। लोग ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना चाहते हैं जो बिल्कुल भी जिसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना हुआ हो। हालांकि अभी ऐसे प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे मिलते हैं मार्केट में, पर वक्त के साथ साथ ये जो है आम इंसान के लिए भी अफोर्डेबल होने लगेंगे। फिर मैंने बताया था बायो फर्टिलाइज़र एक काफ़ी अलग तरीका है, जिसके अंदर आप फर्टिलाइज़र तो यूज़ करते हैं, पर आप जो है बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जिसमें ऑर्गेनिजम्स कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने का, ठीक है। तो नीम लीव्स और टर्मरिक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नीम और टर्मरिक दोनों ही आयुर्वेद में अपने एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी फेमस हैं। तो जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, वो भी बेसिकली केमिकल होते हैं ना जो पेस्ट को मारते हैं। तो अगर हम नेचुरल एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल यूज़ करें तो वो भी वही काम करेंगे, पर ये होगा कि आप डेंजरस केमिकल्स फिर नहीं खाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग नीम और टर्मरिक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इरिगेशन में जो है जानते ही आप के बिना पानी के कोई क्रॉप उग नहीं सकता, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, किसी को कम पड़ती है, किसी को ज़्यादा पड़ती है।
और जनरली पानी जो है हम कैसे सप्लाई करते हैं, वेल्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू, रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक्स, चेक डैम्स, ये सारे अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल होता है वाटर सप्लाई करने के लिए। और मैंने बताया था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है, कैसे उसकी मदद से फार्मर्स जो है वो लाइव ट्रैक कर सकते हैं कि उनके सॉइल में कितना पानी है। जैसे ही पानी कम होता है एक एसएमएस जाता है, एक सिस्टम होता है जो एसएमएस करता है फार्मर को कि पानी कम है, और ऑटोमेटिकली पानी स्टार्ट भी कर देता है, या फिर फार्मर को इन्फॉर्म करता है और फार्मर आके जो है वाटर सप्लाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है क्रॉप के लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, और हमें भी करना चाहिए। जहाँ तक खेती में टेक्नोलॉजी की बात है तो भारत बहुत पीछे है, और हमें पूरी कोशिश करनी है कि इसके अंदर हम आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का मदद करें, जिससे जो है फार्मर्स को जो है नुकसान ना हो और उनको मैक्सिमम फ़ायदा हो। बिकॉज आप जानते हैं कि आज काफ़ी हद तक जो है लोग फार्मिंग नहीं करना चाहते, और बहुत बड़े पैमाने पे गाँवों को छोड़कर लोग शहरों में आए हैं, बिकॉज फार्मिंग एक तरह से टैबू जैसा हो गया। पर फार्मिंग एक बहुत ही प्योर प्रोफेशन है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, और बहुत सारे अभी मॉडर्न टाइम्स में इंजीनियर्स हैं और दूसरे टेक्नोक्रेट्स हैं जिन्होंने अपना काम छोड़ के फार्मिंग स्टार्ट की है और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जहाँ पे उनको 50, 60, 70 हज़ार की सैलरी मिलती थी, उसकी जगह पे वो साल का 2-2, 3-3 करोड़ कमा रहे हैं बड़े पैमाने पे फार्मिंग करके। तो ये भी हो रहा है कि जो मॉडर्न जनरेशन है वो भी फार्मिंग को चूज़ कर रही है एज अ प्रोफेशन के तौर पर, और टेक्नोलॉजी और सिस्टमेटिक मैथड से फार्मिंग कर रही है और काफ़ी अच्छा कर रही है। तो फार्मिंग शुड ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज अ करियर ऑप्शन इन फ्यूचर। ठीक है। क्रॉप पैटर्न्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि किस तरह से लगातार अगर आप एक ही तरह का क्रॉप उगाते हैं तो उससे सॉइल को नुकसान होता है, उसके अंदर से न्यूट्रिशन कम होता है। पर अगर आप क्रॉप को रोटेट करते हैं तो उससे क्या होता है कि न्यूट्रिशन मेंटेन रहता है और लंबे टाइम तक आप जो है उस जगह को खेत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। फिर क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में भी हमने बात की थी, किस तरह से पेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्रॉप्स को, और इसलिए पेस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। और डिसीजेज़ जो हैं, जैसे मैंने बताया था कि जिस तरह से ऐसे वायरसेस होते हैं जो इंसानों को अफेक्ट करते हैं, जैसे अभी आप कोविड-19 ले लीजिए, वैसे ऐसे वायरस होते हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो हमें प्लांट्स को इन वायरसेस और बैक्टीरिया से बचाना उतना ही ज़रूरी होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आपको बता दूं, भारत में हर साल बहुत बड़े पैमाने पे जो है अनाज ख़राब होते हैं, बिकॉज हमारे प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है। प्रोडक्शन हम बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, और जैसे मैंने बताया वीट हो गया और दूसरी कुछ चीज़ें हो गई, उसमें हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। ठीक है। लेकिन इन्हीं क्रॉप्स को, इनके जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उसे हम ठीक से सेव नहीं कर पाते, ठीक से स्टोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है बहुत बड़े पैमाने पर अनाज जो है ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है भारत सरकार जो है इन चीज़ों पे भी काम कर रही है कि कैसे स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए फार्मर्स को, सो दैट उनका जो एंड प्रोडक्ट है वो लंबे टाइम तक वो स्टोर कर सकें और वो ख़राब ना हो। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक पे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। आप एनिमल हस्बेंड्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लांट एनिमल्स से जनरली दो तरह के प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, मिल्क और मीट। ठीक है। ये दो चीज़ों के लिए जो है जानवरों को पाला जाता है, दूध के लिए और मांस के लिए। और जो है बहुत बड़ा तबका ऐसा है हमारे देश का जो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो जनरली इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। और दूसरी बात देखिए, दुनिया में खास करके भारत में एक विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, जो है विटामिन B12। अगर आप देखेंगे ऐसे लोग जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, उनमें विटामिन B12 की काफ़ी ज़्यादा कमी पाई जाती है। और उसका रीज़न ये है कि विटामिन B12 ज़्यादातर एनिमल रिसोर्सेज में से मिलता है, दूध में से, एग्स में से, मीट में से। ठीक है। तो इन चीज़ों का जो है द रीज़न लोग मीट और ये चीज़ें खाते हैं बिकॉज वो न्यूट्रिशन में कई बार रिच होते हैं काफ़ी, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं। जैसे जिनको विटामिन E की कमी होती है उनको फ़िश लीवर ऑयल दिया जाता है, बिकॉज फ़िश लीवर में ऑयल में काफ़ी ज़्यादा विटामिन E की मात्रा होती है। कैटल फार्मिंग की बात करें तो इंडिया की जो कैटल हैं वो मेनली जो काव और बफेलोज़ हैं। काव जो है जो स्पीसीज़ है वो बॉस इंडिकस है, बफेलो जो है वो बॉस बुबालीज है। मिल्क प्रोडक्शन जो है कुड बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। तो जिस तरह से जो मैमल्स होते हैं, राइट, उनका लैक्टेशन पीरियड आप जानते हैं, जब वो बच्चा देते हैं तो कुछ टाइम तक जब बच्चे माँ का दूध पीते हैं तो उस टाइम तक ही वो दूध देते हैं। तो ये जो लैक्टेशन पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर टाइम बच्चा पैदा होने के बाद जब तक माँ से दूध मिलता है, उसे अगर हम बढ़ाएं तो हमें उस जानवर से ज़्यादा दूध मिल सकता है। तो जनरली क्या किया जाता है, दवाओं की मदद से इस लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाया जाता है ताकि ज़्यादा टाइम तक दूध मिले। एक्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड जैसे जर्सी, जो इंडिया की ब्रीड नहीं है, जर्सी काऊ, और जो ब्राउन स्विस गाय हैं,
इनका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है और ये काफ़ी बड़े पैमाने पे दूध देती हैं, इनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर रेड सिंधी, साहिवाल, ये सब भी जो है काफ़ी अच्छी गाय होती हैं जो जनरली जिनको बीमारी नहीं होती, और इनका प्रॉपर क्लीनिंग ज़रूरी होता है, इनको सही तरीके से एक एनवायरनमेंट देना ज़रूरी होता है, बिकॉज ये जानवर जो होते हैं उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, सही से उनको सनलाइट मिले, शेड मिले, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन चीज़ों का जनरली एनिमल हस्बेंड्री में आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। और फिर इन एनिमल्स को जो है रेगुलरली ब्रशिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनके सर से, उनके बॉडी से गंदगी निकाली जाए। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ, राइट। ऐसा ना हो कि आपके जानवरों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड नीड्स टू बी स्लोपिंग, ठीक है, बिकॉज लगातार वो लोग एक्सक्रीटा रिलीज़ करते रहते हैं, तो वहीं पे अगर यूरिन और एक्सक्रीटा जमा होगा तो वो अच्छी बात नहीं है। तो अगर वहाँ पे स्लोप होता है तो वह सारी चीज़ें अपने आप नीचे गिरती हैं। फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेयरी एनिमल्स, तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट सपोर्ट एनिमल टू लिव हेल्दी लाइफ, ठीक है। मेंटेनेंस जरूरी होता है ताकि वो खुद हेल्दी लाइफ जी सकें, तभी वो हेल्दी प्रोडक्ट देंगे, राइट। अगर आपका एनिमल ही हेल्दी नहीं है तो आप उससे हेल्दी प्रोडक्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, तो जब वो गाय या भैंस बच्चा देने वाली होती है तो उस टाइम पे, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में एक प्रेग्नेंट लेडी का हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वैसे ये जो जानवर जब प्रेग्नेंट होते हैं और बच्चा देने वाले होते हैं तब भी उनका बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और सच बताएं तो एक तरह से मुनाफे के चक्कर में भी दूध और इन चीज़ों के साथ बहुत बड़े पैमाने पे मिलावट हुई है। गायों को इंजेक्शन दिया जाता है, भैंसों को इंजेक्शन दिया जाता है डिक्लोफिनैक वगैरह का, और बहुत ज़बरदस्ती की जाती है। और ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं ऐसे जानवरों में से वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते, ठीक है। तो एक सही प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। पर जिस तरह से हमारे देश में हमने एक ट्रेंड देखा है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ों का मिसयूज़ हुआ है। जैसे मैं बताता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको कि जानवरों को कुछ साल पहले डिक्लोफिनैक के इंजेक्शन दिए जाते थे। डिक्लोफिनैक एक पेन किलर दवा है। अब ये दवा बैन कर दी गई थी भारत और पाकिस्तान में, उसके बावजूद भारत के जो लोग थे जिनके पास गाय भैंस थी वो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते थे और ये दवा ब्लैक में बिकती थी। अब इस दवा से तकलीफ़ क्या होती है, अगर इस दवा का आप ज़्यादा डोज देते हैं तो गाय भैंस की किडनी फेल हो जाती है। अब ये गाय भैंस को जो है खाली जगहों पर डाल दिया जाता था और यहाँ पे इनकी बॉडी खाने के लिए वल्चर्स आते थे, और वल्चर्स जब इन गाय भैंसों की किडनी खाते थे तो उनकी किडनी फेल हो जाती थी। और ये इतने बड़े पैमाने पे हुआ कि भारत में जो गिद्ध हैं, वल्चर्स हैं, उनकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई, राइट। अगर आप देखेंगे तो आज से 20-30 साल पहले पूछिए आप अपने पेरेंट्स को तो वो बताएंगे कि वो वल्चर्स उन्होंने देखे होंगे, गिद्ध देखे होंगे, पर आज आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, आपको कहीं पर भी गिद्ध देखने को नहीं मिलेंगे। तो भारत और पाकिस्तान में पूरी तरह से डिक्लोफिनैक इंजेक्शन के मिसयूज़ की वजह से वल्चर्स की जो आबादी है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि इसके ओवर यूज़ से कैटल्स की किडनी फेल होती है और उस किडनी को जब वल्चर्स खाते थे तो उनकी भी किडनी फेल हो जाती थी, ठीक है। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे भारत में चीज़ों का मिसयूज़ हुआ है, पर अब ज़रूरी है कि इन चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हो और ऐसे लोगों को सीवियरली पनिश किया जाए जो लॉ को तोड़ते हैं। और दूसरी बात, मैंने जैसे बताया था कि आर्टिफिशियल मीट की टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा मीट बनाया जाए जो लैब में ही उगाया जा सकता है, बनाया जा सकता है टिश्यू कल्चर टेक्निक से, और जिसके लिए गाय भैंसों को मारने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि जिस तरह से इंसानों में बीमारी होती है, जानवरों में भी बीमारी होती है, दे आर ऑफन इन्फेक्टेड विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैरासाइट्स। तो कुछ पैरासाइट उनके सरफेस पे चिपक के खून चूसते हैं, उनका खून पीते हैं, और कुछ उनके अंदर बीमारी पैदा करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और वायरस। जैसे रिंडर पेस्ट करके एक बीमारी है, वो काफ़ी ज़्यादा कैटल्स को अफेक्ट करती है और बहुत ही खतरनाक होती है। और वैसे ही बहुत सारी वायरल डिसीजेज़ हैं जो एनिमल्स को अफेक्ट करती हैं। इन्फेक्शियस डिसीज़ आर कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। तो जैसे इंसानों में बैक्टीरियल और वायरल डिसीज़ होती हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी होती हैं, और इन्हें भी वैक्सीनेट किया जाता है, बिकॉज जानवरों में भी कई सारी ऐसी बीमारी हैं जो बहुत तेज़ी से फैलती है पूरी दुनिया में। आपने बर्ड फ्लू के बारे में सुना होगा, किस तरह से बर्ड फ्लू जो है एक बार हो जाता है तो लाखों मुर्गियों को मार दिया जाता है, क्योंकि अगर ना मारा जाए तो ऑलमोस्ट बहुत तेज़ी से उनके अंदर ये बीमारी फैलती है। इनफैक्ट मैरेक डिसीज़ करके एक बीमारी है जिससे पक्षियों में कैंसर होता है, खास करके मुर्गियों में। उसकी वजह से भी न जाने कितनी मुर्गियों को अब तक मार दिया गया है, और वो भी एक वायरस की वजह से होता है जो कि हर्पीज वायरस फैमिली को बिलोंग करता है। और जैसा मैं बता रहा था कि क्योंकि यूरोप वगैरह में मीट खाते हैं, खास करके गाय का मीट खाते हैं, तो एक बार इस मीट के थ्रू एक ऐसी बीमारी पैदा हुई जिससे काफ़ी सारे लोगों की मौत है, जिसका नाम था मैड काउ डिसीज़। और मैड काउ डिसीज़ में क्या होता है कि गाय के अंदर एक नया प्रोटीन बनता है, उसे प्रायोन कहते हैं। और प्रायोन जो होता है वो ना ही बैक्टीरिया होता है ना ही वायरस होता है, पर वो क्या करता है, जैसे ही किसी दूसरे
प्रोटीन के कांटेक्ट में आता है वो उसे अपनी तरह बना देता है, और वो खुद किसी काम का नहीं होता। तो जब अपनी तरह दूसरे प्रोटीन को भी बना देता है तो वो प्रोटीन भी किसी काम का नहीं रह जाता, और इससे जो है वो जानवर मर जाता है, ठीक है। और जब ये खास करके ये जो प्रायॉन्स होते हैं वो दिमाग को असर करते हैं, तो गाय एकदम पागलों की तरह बिहेव करती हैं, इसीलिए इस जो है बीमारी को मैड काउ डिसीज़ का नाम दिया गया। और ऐसी गायों का मांस जब इंसान खाते हैं तो उनके अंदर भी ऐसे ही सिम्टम देखने को मिलते हैं, और अल्टीमेटली सीजर से या एपिलेप्सी से उनकी मौत हो जाती है। तो इसे मैड काउ डिसीज़ का नाम दिया गया, और जैसे ही चेन आप तोड़ते हैं, लोगों को खाने से रोकते हैं, ये बीमारी रुक जाती है। पर जो इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक ऐसा नए तरीके का भी हमको पैथोजन मिला है जो ना बैक्टीरिया है, ना वायरस है, ना फंगी है, ना अलगी है, जो एक सिर्फ प्रोटीन है। और वो कैसे फैलता है, तो जब भी किसी बॉडी के अंदर जाता है वो तो सारे प्रोटीन्स को अपनी तरह कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत ही दिलचस्प है, आप ज़रूर सर्च कीजिएगा प्रायॉन्स के बारे में, PRIONS, ठीक है। रिसेंट चीज़ है पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इसको स्टडी करके। सो गाइज़, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है आपका फाइनली ख़त्म होता है। आपको जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, और मैं आपको व्हाट्सएप पे आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। और जैसा मैंने बताया था कि किसी चैप्टर के ख़त्म होने के बाद उसका रिवीजन करना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होता है कि उस चैप्टर को आप लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। देखिए, अगर आप जो है चाहते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ, आपको चीज़ें याद रहें, तो आपको साइंटिफिक तरीक़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और साइंटिफिक तरीका ये बताता है कि हमारा ब्रेन जो है वो भूलने के लिए बना है। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक याद नहीं रखते या रिवाइज़ नहीं करते, आप भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आज मान लीजिए आपने ये चैप्टर पढ़ा, तो 3 दिन के बाद इसके रिलेटेड शॉर्ट नोट लिख दीजिए, बिना पढ़े, जो भी आपको याद है लिख दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जो भी आपने लिखा होगा वो आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, ऐसा डेफिनेटली होगा, बिकॉज ये जो रिसर्च है हमारे ब्रेन पे कि हमारा ब्रेन किस तरह से भूलता है, उससे ये टेक्निक निकल कर आई है कि किस तरह से जो भी चीज़ आपने पढ़ी होती है उसे तीसरे दिन, 7वें दिन और 20th डे पे अगर आप उसके रिलेटेड शॉर्ट नोट लिखें, तो ऐसा करने से वो चीज़ें आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसे एक्टिव रिकॉल कहा जाता है, राइट। और ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, आप ट्राई करके देखिएगा। आप क्या कर सकते हैं, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस लिख लीजिए 10-12, और तीसरे दिन उन क्वेश्चंस को लेकर बैठिए और उन क्वेश्चंस को देखिए और अपने दिमाग के अंदर उनका आंसर दीजिए। ऐसा तीसरे दिन कीजिए, 6th डे पर कीजिए, 11th डे पे कीजिए, फिर 15th डे पे कीजिए। और आपको रिवाइज नहीं करना है, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के अपने दिमाग में आंसर देना। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पिछले 5 साल में जो आपने नहीं देखा होगा वो अभी आपको देखने को मिलेगा, कि जो चीज़ें आप तुरंत भूल जाते थे, या एग्जाम के पहले कैसे पढ़ने के बाद आप तुरंत भूल जाते हो, लेकिन अगर आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे और चीज़ें आपको बहुत बहुत अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। और ये मेथड का इस्तेमाल कर जो है लोगों ने मेडिकल एग्जाम्स में टॉप किया है, दुनिया की सबसे टफ एग्जाम्स क्रैक किए हैं, UPSC एग्जाम्स टॉप किए हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट तरीका है, जिसका इस्तेमाल ना कि सिर्फ आप साइंस के लिए पर दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी मैंने आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई इस चैप्टर में, उन सारी चीज़ों के बारे में आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, जिसमें है कैंसर ट्रेन, मैड काउ डिसीज़, प्लांट के वायरसेस, एग्रीकल्चर और कम्युनिकेबल डिसीज़, और ऐसी काउ जिनको मॉडिफाई किया गया ताकि वो अपने दूध में ज़्यादा विटामिन ए बना सकें, और बनाना वैक्सीन्स के बारे में, यानी ऐसे फ्रूट्स जिनको खाने से आपको इम्यूनिटी मिल जाती है और आपको इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो साइंस हम पढ़ते हैं वो बोरिंग नहीं है, जबकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हमारी पूरी लाइफ जो है वो साइंस पर निर्भर है। साइंस अगर नहीं होता तो शायद आप में से हज़ारों बच्चों को पोलियो होता, या फिर मीज़ल्स होता, अलग अलग बीमारी हो सकती थी। पर आज वैक्सीन्स की वजह से ही आज आप सब लोग हेल्दी हैं, राइट। तो इसमें साइंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग साइंस को पसंद करें, एंजॉय करें। और इन सारे टॉपिक्स को जब आप स्टडी करते हैं तो आपका क्या होता है, साइंस में इंटरेस्ट बढ़ता है और आपको समझ में आता है कि साइंस बोरिंग नहीं है, साइंस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आप डिटेल में कवर करें, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपका ना ही सिर्फ चैप्टर का रिवीजन होगा, पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका कॉन्सेप्ट भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। और आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। और उसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो इंडिया के फूड इंडस्ट्री के हीरो हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी किस तरह से कुछ लोगों की वजह से आज हमारा देश कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा आगे, राइट। और आप जैसे स्टूडेंट्स जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो भी आगे चल के इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन के बारे में पढ़िए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में पढ़िए,
और ऐसे बहुत सारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके बारे में मुझे लगता है आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो यहाँ पे हम अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं। और अगेन वापस से मैं कहना चाहूँगा, कुछ भी डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।